हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रामेश्वर गावड़िया कोटा कैरियर पॉइंट स्कूल कुचामन सिटी द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज ये मेरा 10th क्लास एसएसटी सब्जेक्ट का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने जारी कर दिया गया था, अब आज मैं अपना ये दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमने पहले वाली वीडियो के अंतर्गत पहला जो हमारा इतिहास का चैप्टर है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, उसका पहला जो टॉपिक था महाजनपद, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था विस्तृत रूप से। अब आज हम इस वीडियो के अंतर्गत उससे आगे का जो टॉपिक है पहले ही अध्याय का अध्याय फर्स्ट स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, इसके अंतर्गत अब आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख जनपद, यानी प्राचीन काल में हमारे राजस्थान में कितने जनपद थे, कौन कौन से जनपद थे। देखिए, जनपद है वो महाजनपद का ही एक छोटा रूप था। कई जनपदों से मिलकर महाजनपद का क्या होता था, निर्माण होता था। जनपद का मतलब है सीधा से हम कह सकते हैं कि जैसे वर्तमान में राज्य है वो कई जिलों में बटा हुआ होता है, वैसे ही जैसे अभी जिले हैं वैसे ही छोटे छोटे क्या होते थे, जनपद। और कई जनपदों से मिलकर किसका निर्माण होता था, महाजनपदों का निर्माण होता था, जिसमें किसी एक ही वंश जाति या परिवार के सदस्य क्या करते थे, निवास करते थे। उसको हम क्या कहते थे, जनपद कहते थे। कई जनपदों से मिलकर महाजनपद का क्या होता था, निर्माण। तो बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख जनपद, यानी हमारे राजस्थान में कौन कौन से जनपद थे। तो देखो, राजस्थान में उस समय 4 जनपद थे। राजस्थान में 4 जनपद थे। कौन कौन से थे? पहला था जांगल प्रदेश, दूसरा था मत्स्य, तीसरा था सूरसेन और चौथा था सीवी। तो राजस्थान में प्राचीन काल में कितने जनपद थे? 4 जनपद थे। पहला कौन सा था? जांगल प्रदेश, दूसरा मत्स्य, तीसरा सूरसेन और चौथा सीवी। अब देखो, यहाँ पर एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि मान लो प्रश्न आता है कि राजस्थान में स्थित महाजनपदों के नाम बताइए। तब तो मैंने आपको बताया भी था पहले कि मत्स्य और सूरसेन है, ये तो राजस्थान में स्थित 2 क्या थे, महाजनपद थे। और मान लो प्रश्न आता है कि राजस्थान में स्थित प्रमुख जनपदों के नाम लिखिए या जनपदों के नाम बताइए। उस समय आपको ये चारों के नाम बताने, जांगल प्रदेश, मत्स्य, सूरसेन और सीवी। क्योंकि मत्स्य और सूरसेन है ये पहले ये भी दोनों क्या थे, जनपद ही थे। बाद में ये क्या बने थे, महाजनपद बन गए थे। पहले मत्स्य और सूरसेन दोनों क्या थे, जनपद थे, और उसके बाद में क्या बन गए थे, महाजनपद बन गए थे। तो इसलिए राजस्थान में स्थित प्रमुख जनपद 4 थे, जांगल प्रदेश, मत्स्य, सूरसेन और सीवी। और राजस्थान में 2 महाजनपद स्थित थे, मत्स्य और सूरसेन। अब देखो, पहला है आपके जांगल प्रदेश। पहला कौन सा है, जांगल प्रदेश। तो देखो, अब हम इन एक एक के बारे में, एक एक जनपद के बारे में अध्ययन करते हैं कि जांगल प्रदेश कहाँ स्थित था।
जैसे ये वर्तमान में हमारा राजस्थान है, तो देखो जांगल प्रदेश कहाँ स्थित था, हमारे राजस्थान में वर्तमान में जोधपुर और बीकानेर जिलों का जो भूभाग है, इस भूभाग को महाभारत काल में, कब, महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहते थे। क्या कहते थे? जांगल प्रदेश कहते थे। यानी वर्तमान में हमारे राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर जो जिले हैं, इन जिलों का जो भूभाग है या इन जिलों का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहते थे। यानी जांगल जो प्रदेश है या जांगल जो जनपद है, वो हमारे वर्तमान में राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर जिलों में स्थित था। देखो यहाँ पर है बीकानेर जिला और यहाँ पर है हमारे राजस्थान का जोधपुर जिला। यहाँ पर बीकानेर और यहाँ पर क्या है? जोधपुर। तो इन दोनों जिलों के आसपास का ये जो क्षेत्र था, ये कौन सा था? ये जांगल प्रदेश कहलाता था। जांगल प्रदेश या जांगल जनपद के नाम से जाना जाता था। अब देखो इस जांगल प्रदेश की या जांगल जनपद की राजधानी थी आई-छतरपुर। जांगल प्रदेश की राजधानी कहां थी? आई-छतरपुर। और इस आई-छतरपुर को वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। नागौर के नाम से जाना जाता है। यानी हमारा जो नागौर जिला है, इस नागौर जिले का प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम था आई-छतरपुर। हमारा जो वर्तमान में नागौर जिला है, इस नागौर जिले का प्राचीन नाम क्या था? आई-छतरपुर। और ये आई-छतरपुर है वो जांगल प्रदेश, जांगल जनपद की क्या थी? राजधानी थी। और इस आई-छतरपुर को वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। यानी यह हमारे राजस्थान के बिल्कुल मध्य में यहाँ पर हमारा ये नागौर है। ये इस जांगल जनपद की क्या थी? राजधानी थी। अब देखिए बीकानेर के राजा, कहां के राजा? बीकानेर के राजा जांगल प्रदेश के, किसके? जांगल प्रदेश के स्वामी या मालिक होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। क्या कहते थे? जांगलधर बादशाह कहते थे। कहां के राजा? बीकानेर के जो राजा थे वो जांगल प्रदेश के, जांगल जनपद के मालिक होने के कारण, स्वामी होने के कारण खुद को जांगलधर बादशाह कहते थे। यानी उन्होंने अपने आप को, खुद को कौन सी उपाधि से विभूषित किया था? जांगलधर बादशाह के नाम, जांगलधर बादशाह की उपाधि से विभूषित किया था। इसके अलावा बीकानेर राज्य का जो राज चिन्ह होता था, उस राज चिन्ह में क्या लिखा हुआ मिलता था? उसमें लिखा हुआ मिलता था जय जांगलधर बादशाह, जय जांगलधर बादशाह। यानी बीकानेर राज्य का जो राज चिन्ह होता था, उस समय अलग अलग राज्यों के अलग अलग राज चिन्ह होते थे। तो बीकानेर राज्य का जो राज चिन्ह होता था, उस राज चिन्ह में क्या लिखा हुआ मिलता था? जय जांगलधर बादशाह। तो देखिए जांगल प्रदेश कहाँ स्थित था? वर्तमान जोधपुर और बीकानेर जिलों के जो भूभाग थे, इनको महाभारत के समय जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था।
जांगल प्रदेश या जांगल जनपद की राजधानी कहाँ थी? आई-छतरपुर थी। आई-छतरपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नागौर, या नागौर का प्राचीन नाम क्या था? आई-छतरपुर था। बीकानेर के राजा जांगल प्रदेश के स्वामी या मालिक होने के कारण स्वयं को क्या कहते थे? जांगलधर बादशाह कहते थे। बीकानेर राज्य के राज चिन्ह में क्या लिखा हुआ मिलता था? जय जांगलधर बादशाह लिखा हुआ मिलता था। तो ये सब छोटे एक एक नंबर के कई क्वेश्चन के इसके अंतर्गत बनते हैं। तो ये तो हुई जांगल प्रदेश की बात। अब उसके बाद में दूसरा आता है मत्स्य। मत्स्य पहले एक जनपद था और बाद में क्या बन गया? महाजनपद बन गया। तो देखो ये मत्स्य कहाँ स्थित था? वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र तथा भरतपुर व अलवर का कुछ भाग भी मत्स्य महाजनपद में शामिल था। तो देखिए मत्स्य महाजनपद या जनपद कहाँ स्थित था? वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र तथा कुछ भाग, कुछ हिस्सा किसका आता था? भरतपुर और अलवर का कुछ हिस्सा भी मत्स्य महाजनपद में स्थित था। तो वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र है उसको महाभारत में मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इस मत्स्य महाजनपद का विस्तार, इसका विस्तार कहां से कहां तक था? इसका विस्तार था चंबल की पहाड़ियों से लेकर, चंबल की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी तक, सरस्वती नदी तक जांगल प्रदेश तक इसका विस्तार था। तो मत्स्य महाजनपद का विस्तार कहां से कहां तक था? चंबल जो राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी के नाम से जानी जाती है, सबसे बड़ी नदी है जिसको राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। तो ये जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी जो पहले बहती थी अब विलुप्त हो चुकी है, इस सरस्वती नदी तक या इधर जो जांगल प्रदेश है, इस जांगल प्रदेश तक इसका क्या था? विस्तार था। किसका? मत्स्य का। इसकी राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य जनपद या महाजनपद की राजधानी कहां थी? विराटनगर। और इस विराटनगर को वर्तमान में बेरहाट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बेरहाट के नाम से जाना जाता है। विराटनगर को वर्तमान, विराटनगर जो मत्स्य जनपद की क्या थी? राजधानी, उसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? उसको वर्तमान में बेरहाट के नाम से जाना जाता है। मत्स्य प्रारंभ में यानी पहले चेदी साम्राज्य का अंग था। चेदी साम्राज्य का अंग था, लेकिन बाद में ये मगध साम्राज्य में शामिल हो गया था। यानी मत्स्य वो पहले तो चेदी जो महाजनपद हमने पढ़े थे 16 महाजनपद, उनमें से एक महाजनपद था कौन सा? चेदी। उस चेदी साम्राज्य का अंग था, लेकिन बाद में ये जो 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली, विशाल जो मगध साम्राज्य था, उस मगध साम्राज्य में ये क्या हो गया था? शामिल हो गया था। तो देखो मत्स्य जो जनपद है, यहां पर है अपना जयपुर और इधर ये अलवर और यहां पर है ये भरतपुर।
तो कुछ हिस्सा तो इस अलवर का और कुछ हिस्सा इसे भरतपुर का, और इधर इसका जो विस्तार है वो इधर जांगल प्रदेश तक था। ये था आपका कौन सा मत्स्य महाजनपद। तो देखिए मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था, वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र तथा कुछ हिस्सा भरतपुर और अलवर के कुछ भाग भी इसमें सम्मिलित थे। मत्स्य महाजनपद का विस्तार कहां से कहां तक था, चंबल की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी तक, जांगल प्रदेश तक इसका विस्तार था। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहां थी, विराटनगर। कहां थी, विराटनगर। विराटनगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, इसको वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है। मत्स्य महाजनपद प्रारंभ में किस साम्राज्य का अंग था, चेदी साम्राज्य का। मत्स्य महाजनपद बाद में किस साम्राज्य का अंग बन गया था, मगध साम्राज्य का अंग बन गया था। इस प्रकार इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है। आप देखिए उसके बाद में तीसरा आता है सूरसेन। तीसरा जनपद सूरसेन। सूरसेन एक जनपद भी था और सूरसेन महाजनपद भी था। तो देखो सूरसेन है वो आधुनिक बर्ज क्षेत्र में स्थित था। आधुनिक बर्ज क्षेत्र में स्थित था। इसके अलावा इस सूरसेन में राजस्थान के करौली, भरतपुर व धौलपुर जिले भी शामिल थे। यानी सूरसेन महाजनपद में बर्ज क्षेत्र, जिसको वर्तमान में मथुरा के नाम से जाना जाता है, यानी इसमें उत्तर प्रदेश का मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है वो भी इसमें सम्मिलित था। इसके अलावा वर्तमान में राजस्थान के 3 जिले हैं, कौन कौन से, करौली, भरतपुर और धौलपुर, ये भी किसमें सम्मिलित थे, सूरसेन जनपद या महाजनपद में स्थित थे। यानी राजस्थान के करौली, भरतपुर और धौलपुर जिलों के जो आसपास का क्षेत्र है ये भी किसमें आता था, ये भी सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आता था। और इसकी राजधानी थी मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी या जनपद की राजधानी कौन सी थी, मथुरा। महाभारत के अनुसार सूरसेन पर यदु या यादव वंश का शासन था। किसके अनुसार जानकारी मिलती है, महाभारत के अनुसार हमें ये जानकारी मिलती है कि सूरसेन जो महाजनपद या जनपद था उस पर किसका शासन था, कौन शासन करता था, यदु या यादव वंश वहां पर शासन करता था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण का संबंध भी सूरसेन महाजनपद से था। किससे था, सूरसेन महाजनपद से था। यानी वासुदेव के पुत्र थे भगवान श्री कृष्ण, उन भगवान श्री कृष्ण का संबंध भी किस महाजनपद से था, सूरसेन जनपद या महाजनपद से था। तो देखो सूरसेन महाजनपद कहाँ स्थित था, ये भरतपुर, ये यहाँ पर राजस्थान में है धौलपुर, और ये यहाँ पर राजस्थान में है करौली। तो ये भरतपुर, धौलपुर और करौली, और इधर आगे उत्तर प्रदेश के मथुरा का जो क्षेत्र है वो।
यहाँ पर कौन सा जनपद था? सूरसेन। कौन सा जनपद था? सूरसेन। राजस्थान के 3 जिले थे, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और यहाँ पर कौन सा था? सूरसेन। तो देखो सूरसेन महाजनपद कहाँ स्थित था? आधुनिक बर्ज क्षेत्र में स्थित था। सूरसेन महाजनपद में राजस्थान के कौन कौन से जिलों के भूभाग सम्मिलित थे? भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों के भूभाग सम्मिलित थे। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। महाभारत के अनुसार सूरसेन महाजनपद पर किसका शासन था? यदु या यादव वंश का शासन था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध किस महाजनपद से था? सूरसेन महाजनपद से था। इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन किसके अंतर्गत बनते हैं। और इस पार्ट में से मैंने आपको बताया भी था पहले कि 1 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। आप देखिए उसके बाद चौथा है सीवी जनपद। सीवी जनपद, यहां पर सीवी किसी क्षेत्र का नाम नहीं है ना। यहां पर सीवी एक जाति का नाम है, क्योंकि वो जाति, वो कबीला या उस जाति का वंश या परिवार ही वहां पर निवास करता था, इसलिए यहाँ पर सीवी एक जाति का नाम है। उस सीवी जाति के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? सीवी जनपद इसका क्या पड़ गया था? नाम पड़ गया था। तो देखिए सीवी है, ये सीवी प्रारंभ में पहले दक्षिणी पंजाब में निवास करते थे। कहां पर निवास करते थे? दक्षिणी पंजाब में। यानी प्रारंभ में पहले सीवी जनजाति के जो लोग हैं या सीवी जाति के जो लोग हैं वो दक्षिणी पंजाब में निवास करते थे। और उस समय इस सीवी जनपद की राजधानी थी शिवपुर। जब ये दक्षिणी पंजाब में निवास करते थे उस समय सीवी जनपद की राजधानी कहां थी? शिवपुर। और ये जो शिवपुर है ये वर्तमान में है पाकिस्तान में। वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। सीवी जनपद की राजधानी कहां थी? शिवपुर थी। और ये शिवपुर है, ये शिवपुर वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। और वर्तमान में शिवपुर का नाम पाकिस्तान में क्या है? सोरकोट। यानी वर्तमान में शिवपुर की पहचान पाकिस्तान के किस स्थान के रूप में होती है? सोरकोट के रूप में इसकी पहचान होती है। यानी वर्तमान में इसका नाम, शिवपुर का नाम क्या है? सोरकोट। अब उसके बाद में आगे देखो क्या हुआ? सीवी जाति पर यूनानियों का आक्रमण हुआ। किसका? यूनानियों का। यूनानियों के आक्रमण के कारण ये सीवी जनजाति है वो दक्षिणी पंजाब से आकर राजस्थान के मेवाड़ में आकर बस गई थी। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में आकर बस गई थी। दक्षिणी राजस्थान में है ना, मेवाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, है ना, वहां राजस्थान के मेवाड़ के क्षेत्र में आकर बस गई थी। और यहीं पर इन्होंने, सीवी जाति के लोगों ने या सीवी जनपद ने चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित, किसके समीप? चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित नगरी नामक स्थान को, कौन से स्थान को? नगरी नामक स्थान को अपनी क्या बना ली थी? राजधानी बना ली थी। किस स्थान को? नगरी नामक स्थान को। और मेवाड़ से, कहां से? मेवाड़ से सीवियों के, किसके? कि यहां पर सीवी जाति या सीवी जनपद था, उन सीवियों के अनेक सिक्के भी प्राप्त हुए, उनके द्वारा चलाए गए सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो देखो सीवी जनपद है वो प्रारंभ में कहां स्थित था? दक्षिणी पंजाब में, क्योंकि वहीं पर सीवी जाति के लोग निवास करते थे, इसलिए वो दक्षिणी पंजाब में स्थित था। उस समय इसकी राजधानी कहां थी? उस समय इसकी राजधानी थी शिवपुर। और शिवपुर की पहचान या शिवपुर वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में। और इसका नाम क्या है वर्तमान में? सोरकोट। बाद में किसका आक्रमण हुआ? यूनानियों का आक्रमण हुआ। यूनानियों का आक्रमण होने के कारण सीवी जो जनपद है वो कहां स्थानांतरित हो गया? राजस्थान के मेवाड़ में। इन सीवी जाति या कबीले के लोग हैं वो राजस्थान के मेवाड़ में आकर बस गए। और यहीं पर इसने
सीवी जनपद की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित कौन सा स्थान? नगरी नामक स्थान को इन्होंने अपनी क्या बना ली थी? राजधानी। और मेवाड़ से सीवियों के अनेक सिक्के भी प्राप्त हुए। इसका मतलब यहाँ पर सीवी जनपद स्थित था, सीवी जाति के लोग यहाँ पर निवास करते थे। देखो यहाँ पर अपना है उदयपुर है, बांसवाड़ा है, इधर यहाँ प्रतापगढ़ जिला है, यहाँ चित्तौड़गढ़ है ना, यहाँ भीलवाड़ा है, यहाँ ऊपर ये राजसमंद है। ये जो क्षेत्र था ये था कौन सा? सीवी जनपद। इस मेवाड़ में यहाँ पर सीवी जाति रहती थी, इसलिए यहाँ पर ये सीवी जनपद था। तो इस प्रकार ये राजस्थान के प्रमुख जनपद है। अब देखो ये 4 जनपद थे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बढ़ता है? 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि राजस्थान में स्थित कोई 2 जनपदों के नाम बताइए। तो 4 है, इनमें से आप किसी के 2 के नाम बता सकते हो। अब इसमें से ये 4 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पर कि राजस्थान में स्थित प्रमुख जनपदों के नाम बताते हुए किन्हीं 2 जनपदों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है 4 नंबर का, है ना, कि भाई राजस्थान में स्थित प्रमुख जनपदों के नाम बताते हुए किन्हीं 2 जनपदों का उल्लेख कीजिए। तो उसमें आपको चारों के नाम लिखने और चारों के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी है, जिनके बारे में बताया, उनमें से किसी 2 के बारे में आपको क्या करना है? उल्लेख करना है, उनके बारे में आपको बताना है। तो ये राजस्थान के 4 प्रमुख जनपद थे। आप देखिए इस अध्याय में अपना अगला जो टॉपिक है वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश, मौर्य वंश है भारत में शासन करने वाले जितने भी राजवंश हुए थे उनमें मौर्य वंश का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। मौर्य वंश की स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे, जिनका नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। उनका शिष्य था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी अपने आचार्य विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से मगध साम्राज्य पर 16 जो महाजनपद हमने पढ़े थे ना, उनमें से एक महाजनपद था कौन सा? मगध महाजनपद, जो 16 महाजनपदों में सबसे विस्तृत, सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा महाजनपद था कौन सा? मगध महाजनपद। उस मगध महाजनपद पर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से कौन से वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब देखो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए मौर्य वंश की स्थापना से पहले लगभग 326 ईसा पूर्व में, कब? 326 ईसा पूर्व है, इसका मतलब ईसा के पहले की घटनाएं हैं, ईसा के पहले की घटनाएं हैं। 326 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य पर, कौन से साम्राज्य पर? मगध जो महाजनपद था, मगध जो साम्राज्य था, इस मगध साम्राज्य पर नंद वंश का, कौन से वंश का? नंद वंश का राजा था या शासक था, जिसका नाम था धनानंद। क्या नाम था? धनानंद। ये धनानंद शासन करता था। कब? लगभग 326 ईसा पूर्व में मगध जो महाजनपद या मगध जो साम्राज्य था उस पर कौन से वंश का?
नंद वंश का एक राजा था, कौन? धनानंद। ये धनानंद क्या करता था? शासन करता था। लेकिन ये जो धनानंद है वो अत्यंत ही विलासी राजा था, अत्यंत ही विलासी राजा था, यानी अपनी मौज मस्ती में मस्त रहने वाला राजा या शासक था। इसको जनता से, अपनी प्रजा से कुछ भी लेना देना नहीं था। प्रजा सुखी है, दुखी है, इसको उसका कोई मतलब नहीं था। ये अपनी मस्ती में ही मस्त रहता था, भोग विलास की जिंदगी व्यतीत करता था। और इसके पास बहुत सारा धन भी था, है ना? कि ये जो धनानंद है इसके पूरे शरीर पर सोना ही सोना था। यहाँ तक कि इसके पैरों में पहनने वाली जो चप्पल जूते होते थे वो भी सोने के बने हुए थे। इसके अलावा गले के अंदर एक बहुत बड़ा सोने का हार था इसके गले में। इसके अलावा शरीर के हर अंग पर सोना धारण करना था, तभी तो इसका नाम क्या है? धनानंद। धनानंद का मतलब इसको धन से बहुत प्रेम था। किससे प्रेम था? धन से। धन के अलावा इसको कुछ किसी से भी प्रेम नहीं था। धन का बहुत ज्यादा प्रेम था, सोने का बहुत ज्यादा शौकीन था, शरीर के हर अंग पर इसने सोना धारण कर रखा था। प्रजा से इसको कोई मतलब नहीं थी। और उस समय मगध साम्राज्य की जो प्रजा थी उस पर इस धनानंद ने अनेक प्रकार के कर भार लगा रखे थे। अनेक प्रकार के कर भार, तरह तरह के कर इसने जनता पर लगा रखे थे। और जनता अपने राजा से क्या नहीं थी? संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि ये जनता पर ध्यान ही नहीं देता था बिल्कुल, कि जनता भूखी है, प्यासी है, जनता सुखी है, दुखी है, इससे इसको कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए यहाँ की जनता, मगध साम्राज्य की जो जनता थी वो धनानंद के अत्याचारों से क्या थी? बहुत ज्यादा परेशान थी। इधर जनता परेशान थी और जनता पर इसने कई प्रकार के कर भार भी लगा रखे थे, तरह तरह के कर भार लगा रखे थे, क्योंकि इसको अपने खजाने से मतलब था। ये अपना खजाना बढ़ने का ध्यान रखता था, बाकी मगध साम्राज्य की जनता से इसको कोई लेना देना नहीं था। अब क्या हुआ कि उसी समय उत्तर पश्चिमी भारत पर, किस पर? उत्तर पश्चिमी भारत पर यूनान का जो शासक था सिकंदर, ये भी भारत पर बार बार क्या कर रहा था? आक्रमण कर रहा था। कहां पर? उत्तर पश्चिमी भारत पर यूनान का शासक था सिकंदर, जिसका नाम आपने सुना होगा। सिकंदर जो विश्व का महान शासक कहलाता है, जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, सिकंदर महान सिकंदर है। इसके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय, जो मेसोडोनिया के शासक थे। और सिकंदर की जो माता थी, इसकी माता का नाम था ओलंपिया। सिकंदर की माता का नाम क्या था? ओलंपिया। और सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप द्वितीय, जो मेसोडोनिया के क्या थे? शासक थे। सिकंदर की माता ही, जिसका नाम क्या था? ओलंपिया। ये सिकंदर की जो माता है ओलंपिया, ये अपने बेटे को संपूर्ण विश्व का सम्राट बनाना चाहती थी, संपूर्ण विश्व इसको जीतना चाहता था। सिकंदर ने कई देशों को पराजित करने के बाद, कई देशों पर अपना अधिकार करने के बाद इसने भारत की तरफ अपना अभियान शुरू किया था। लेकिन भारत की तरफ ये जब अभियान शुरू किया था तो उस समय जो राजा पुरु, पोरस के नाम से जाना जाता है, उसने सिकंदर को बहुत बड़ी टक्कर दी थी। कहां पर? कश्मीर में झेलम नदी के किनारे पर। और उस समय ऐसा माना जाता है, हालांकि इतिहास में तो सिकंदर को ही महान बताया गया, लेकिन उस समय ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सिकंदर को राजा पुरु ने, पोरस ने बहुत कड़ी टक्कर दी थी। सिकंदर बुरी तरह से घायल हो गया था और यहाँ से सिकंदर वापस अपना इलाज कराने के लिए यूनान गया था। और उसी समय सिकंदर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु के बाद इसी सिकंदर का एक सेनापति था, सिकंदर का ही सेनापति था, जिसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। ये सेल्यूकस निकेटर है, वो यूनान का क्या बना था? शासक बना था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर है वो सिकंदर का क्या था? सेनापति था।
और ये सिकंदर की मृत्यु के बाद में यूनान का क्या बना था, शासक बना था। तो सेल्यूकस जो निकेटर है वो सिकंदर की प्राचीर का या सिकंदर का जो भारत को जीतने का सपना था उस सपने को क्या करना चाहता था, पूरा करना चाहता था। इसलिए निश्चित था कि सेल्यूकस निकेटर है वो भारत पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। उसी समय अब क्या होता है आगे कि नंद वंश का जो शासक है धनानंद, ये सेल्यूकस निकेटर से पहले से क्या कर लेता है, मिल लेता है। तब इस बात की जानकारी मिलती है तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो गुरु थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे, तक्षशिला जो हमने पढ़ा था गांधार महाजनपद उसकी राजधानी थी तक्षशिला, वहां पर एक विश्वविद्यालय था जो विश्व का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। कौन सा, तक्षशिला। इसके आचार्य थे कौन, कौटिल्य या चाणक्य, जिनका वास्तविक नाम क्या था, विष्णुगुप्त। कौटिल्य चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था, विष्णुगुप्त, जो एक बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति थे, प्रकांड ज्ञान के पंडित थे। कौन, आचार्य विष्णुगुप्त, जो हमेशा उनको आगे की बता देते थे या आगे की जानकारी उनको मिल जाती थी कि भाई भविष्य में अब क्या होने वाला है, क्या है। और ये आचार्य जो कौटिल्य है वो चाणक्य, वो भारत के लिए बहुत बड़े समर्पित थे। वो हमेशा अखंड भारत का सपना देखते थे कि भारत का कोई किसी भी प्रकार के टुकड़ों में विभाजन नहीं हो, भारत हमेशा एक रहे। और विशेष रूप से इनका लगाव था मगध साम्राज्य की तरफ, और वो मगध साम्राज्य की जो जनता है, वो प्रजा है, उसको हमेशा सुखी देखना चाहते थे। उनके अनुसार कि राजा एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमेशा अपनी प्रजा का क्या रखे, ध्यान रखे, अपनी प्रजा की भलाई रखे, और उनके कार्यकाल में प्रजा वो हमेशा क्या रहे, सुख रहे, खुशी रहे, ऐसा वो सपना देखते थे। तो इसलिए जब आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य को इस बात की क्या मिली, जानकारी मिली कि भाई मगध साम्राज्य की जो जनता है वो भूख प्यास से व्याकुल है, वो वहां के राजा नंद वंश का जो शासक है धनानंद है उसके अत्याचारों से पीड़ित है, और उधर ये भी था कि सेल्यूकस निकेटर है वो कभी भी भारत पर आक्रमण कर सकता है, सिकंदर के सपने को पूरा करने के लिए कभी वो भारत पर आक्रमण कर सकता है। ये सारी बातें उनके दिमाग में थी। इसलिए एक बार क्या होता है कि कौटिल्य चाणक्य है वो सीधे नंद वंश का शासक था मगध साम्राज्य के अंदर धनानंद, इस धनानंद के दरबार में आते हैं, और वहां पर आते हैं वो धनानंद के दरबार में, और धनानंद के दरबार में आकर वो क्या करते हैं, उसे मुलाकात करते हैं, दरबार का आयोजन होता है। उस समय आचार्य जो विष्णुगुप्त है, कौटिल्य जो चाणक्य है, वो धनानंद को सेल्यूकस निकेटर पर भारत पर आक्रमण करने की जो योजना है उसके बारे में बताते हैं। तब हालांकि ऐसा माना जाता है कि जो राजा पोरस था, पुरु था, उसकी हत्या में भी इस धनानंद का ही हाथ था। इसने उस समय भी सेल्यूकस निकेटर की ही सहायता की थी, सिकंदर की ही सहायता की थी, ऐसा माना जाता है। तो तब जब आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य है वो धनानंद को भारत के आक्रमण की, सेल्यूकस निकेटर के आक्रमण के बारे में बता रहे थे, तो उस समय कहते हैं कि धनानंद ने आचार्य कौटिल्य विष्णुगुप्त को भरे दरबार में उनको क्या किया, लज्जित किया, और उनकी जो चोटी थी, शिखा थी, उसको पकड़कर उनको जमीन के ऊपर पटक दिया था, और उनका बुरी तरह से भरे दरबार के अंदर क्या किया गया, अपमान किया गया था। किसके द्वारा, नंद वंश का जो शासक था कौन, धनानंद, इसके द्वारा विष्णुगुप्त आचार्य कौटिल्य चाणक्य का क्या किया गया, अपमान किया गया, उनको बुरी तरह से अपमानित किया गया। तब कहते हैं कि उसी समय आचार्य चाणक्य या कौटिल्य ने भरी सभा के अंदर राजा के दरबार में ही अपनी शिखा को पकड़कर और अपने हाथ में जल लेकर ये प्रतिज्ञा की थी कि नंदवंश, समूल नंदवंश के अगर मैं मगध साम्राज्य से विनाश नहीं कर दूं तब तक अपनी जो उनकी जो शिखा थी उसको बांधूंगा नहीं, उस चोटी को मैं बांधूंगा नहीं, उसके गांठ नहीं लगाऊंगा। हाथ में जल लेकर उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं नंदवंश और धनानंद का मगध साम्राज्य से संपूर्ण विनाश करके इस मगध की राजगद्दी पर, मगध के राज सिंहासन पर एक योग्य व्यक्ति यानी योग्य राजा को बिठाऊंगा। ये आचार्य विष्णुगुप्त ने क्या की थी, प्रतिज्ञा की थी। और उसके बाद में
आचार्य कौटिल्य जो चाणक्य है वो उसके बाद में मगध साम्राज्य के लिए एक अच्छा शासक ढूंढने के लिए निकल पड़े थे और फिर जंगलों के अंदर जाते हैं, जंगलों के अंदर घूमते हैं और वहां पर जंगल में घूमते समय ही उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक बालक से उनकी क्या होती है, मुलाकात होती है। अब इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य से आचार्य कौटिल्य चाणक्य की मुलाकात होती है और फिर किस प्रकार वो चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ तक्षशिला ले जाते हैं अपने विश्वविद्यालय में और वहां ले जाकर उसको अच्छी शिक्षा दीक्षा देते हैं। क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य कौटिल्य को मिला था या विष्णुगुप्त को मिला था तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता और बहादुरी और उसका जो ललाट था वो चंद्रमा की तरह सूर्य की भांति चमक रहा था। उसको देखकर आचार्य जो विष्णु है वो जल्दी से भाग गए थे कि ये व्यक्ति भारत का भविष्य बन सकता है, इसलिए वो उसको अपने साथ में ले गए थे। उनकी फिर शिक्षा दीक्षा की, उनको एक अच्छे सैनिक की शिक्षा दी चंद्रगुप्त मौर्य को और उसके बाद में इन्हीं कौटिल्य चाणक्य ने और इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मगध साम्राज्य पर, इस पर मगध साम्राज्य पर कौन से वंश की स्थापना की थी, मौर्य वंश की क्या की थी, स्थापना। नंद वंश का जो शासक था कौन, धनानंद। इस धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से मगध साम्राज्य पर कौन से वंश की स्थापना की थी, मौर्य वंश की स्थापना की थी। इस प्रकार भारत में मौर्य वंश की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। मुख्य बात यही है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से की थी। कैसे, नंद वंश का अंतिम जो राजा था धनानंद, इसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार मगध साम्राज्य पर शासन किया, कब से कब तक शासन किया, इसके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।